नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के शेड्यूल में हम रेवेन्यू कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे, आगम वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू कर्व्स में हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद कंसेप्ट्स या टाइप्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, और टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशनशिप क्या है, और डिफरेंट मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनमें रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होती है, रेवेन्यू कर्व किस तरह से बनते हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में जब अपनी कमोडिटीज, अपनी सर्विसेज सेल करता है तो जो मनी रिसिप्ट उसको गेन होती है वो उसकी रेवेन्यू है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी फर्म या उत्पादक बाजार में अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेचेंगे, उसके बदले में जो मौद्रिक रूप से उनको प्राप्ति होती है वो रेवेन्यू के अंदर, आय के अंदर, आगम के अंदर काउंट होती है। अब है कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में या टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर हम मुख्यतया 3 प्रकार की रेवेन्यू की स्टडी करते हैं: टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। कुल आय आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। तो टीआर, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? किसी भी कमोडिटी का प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितनी यूनिट्स किसी फर्म ने उस प्रोडक्ट की सेल आउट की और पर यूनिट प्राइस क्या था, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाती है। जैसे मान लीजिए पर यूनिट प्राइस है 5 रुपीज और क्वांटिटी 100 यूनिट सेल आउट की, तो टोटल रेवेन्यू होगी 500। इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। कितनी यूनिट्स आपने सेल की, उसे क्यू कहते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू में इससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। इट मींस यहां टोटल रेवेन्यू था 500 और क्वांटिटी कितनी, 100 यूनिट्स सेल की, तो एवरेज रेवेन्यू आ गया प्राइस। अब देखिए, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल है। मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का मार्केट हो, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। अब जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि अगर गिवन हो ऑलवेज एमआर इक्वल्स टू प्राइस, ऑलवेज टीआर इक्वल्स टू प्राइस, ऑलवेज एआर इक्वल्स टू प्राइस, ऑलवेज एआर इक्वल्स टू एमआर, ऐसे ऑप्शन गिवन हो, तो आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है, कोई भी मार्केट हो और कोई भी कंडीशन हो। अब देखिए, इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू की स्टडी करते हैं, एमआर की। एमआर क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज ऑन क्वांटिटी सोल्ड। एक एडिशनल यूनिट सेल आउट करने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। मान लीजिए एक फर्म 10 यूनिट्स सेल करती है तो टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज, 11 यूनिट सेल करती है, टोटल रेवेन्यू होगी 120। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज हो गया 20 का और क्वांटिटी में चेंज हो गया 1 का, तो मार्जिनल रेवेन्यू 20 आ जाएगी। इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, n यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है तो n यूनिट की टोटल रेवेन्यू में से n माइनस 1 यूनिट की टोटल रेवेन्यू है वो माइनस कर दी जाए। जैसे अगर हम 11th यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं
तो 11th की टोटल रेवेन्यू में से 11 माइनस 1 10 की टोटल रेवेन्यू माइनस कर दीजिए। जैसे इसी एग्जांपल से 11th यूनिट की टोटल रेवेन्यू है 120 और 10 की है 100, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गई 11th यूनिट की 20। इस तरीके से टीआर, एआर और एमआर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब अगर इनको एक टेबल और डायग्राम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, यहां है क्वांटिटी सोल्ड, यहां एआर प्राइस या टीआर से लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लेते हैं अपने, टीआर, एमआर एंड एआर। अब देखिए क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 4 5 एंड 6, टीआर 20 35 45 50 एंड 50 और 45। जैसे जैसे एक फर्म मोर एंड मोर यूनिट्स सेल आउट करती है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होती है बट डिमिनिशिंग रेट से, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाती है। एक जनरल इसकी जो टेंडेंसी रहती है, सामान्य जो प्रवृत्ति रहती है वह है। एमआर क्या होगा, टीआर में चेंज 20 से 35 चेंज है 15 का और क्वांटिटी में चेंज है 1 का, तो 15 डिवाइड बाय 1 क्या आ गया 15। 35 से 45 10 का चेंज और क्वांटिटी में चेंज 1 का, 10 5 0 और -5। देखिए टीआर में चेंज अपॉन क्वांटिटी में चेंज से हमने निकाला, ये एमआर आ गया। एआर क्या होता है, टीआर अपॉन क्यू, 20 डिवाइड बाय 1, 35 डिवाइड बाय 2, 45 डिवाइड बाय 3, 50 डिवाइड बाय 4, 112.5, 50 डिवाइड बाय 5 और 45 डिवाइड बाय 6, 70 समथिंग है ना। अब देखिए क्या टेंडेंसी है, जैसे जैसे क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होती है, मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यू डिक्लाइन होती है, टोटल रेवेन्यू डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। एमआर 0 है, वहां टीआर मैक्सिमम है 50, एमआर नेगेटिव हो गया, टीआर भी डिक्लाइन करता है, एआर कंटिन्यू डिक्लाइन करता है। आप देखिए टीआर का ट्रेंड वही है जो टोटल यूटिलिटी का था, टीयू का था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। एमआर का ट्रेंड वही है जो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी का था। तो इट मींस टोटल और मार्जिनल के ट्रेंड, चाहे वो यूटिलिटी कंसेप्ट है, चाहे प्रोडक्शन फंक्शन है और चाहे रेवेन्यू फंक्शन है, इसमें एक जैसे चलते हैं। तो चीजों को रटने की बजाय उनके ट्रेंड को पहचानिए कि टोटल में चेंज कैसे होता है, मार्जिनल में चेंज कैसे होता है और एवरेज में चेंज कैसे होता है। उसका ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, उसकी टेंडेंसी हमें पता होनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब अगर इसको मैं डायग्राम से शो करूं तो देखिए
यहां क्वांटिटी सोल्ड, यहां भी क्वांटिटी सोल्ड। अब देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हुई AR और MR डिक्लाइन होते हैं। MR रैपिडली डिक्लाइन होगा इसलिए AR से नीचे रहेगा। TR पहले स्टार्टिंग में अगर 0 यूनिट लेते हो 0 से 20 इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। MR 0 है वहां TR मैक्सिमम है। इसके बाद MR नेगेटिव हो गया, TR डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि MR जो है वो TR की रेट को, उसकी दर को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से हम TR, MR, AR का जो रिलेशन है वो डायग्राम से और टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए AR और MR को कर्व शेप में लेकर भी हम इस रिलेशन को बता सकते हैं। जैसे यहां क्वांटिटी सोल्ड, यहां AR और MR, यहां TR। अब देखिए ऊपर वाले डायग्राम के अंदर हमने TR बनाया, ये मैक्सिमम से एक लाइन ली हमने, AR बनाया, MR बनाया। अब देखिए स्टार्टिंग में जब क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होती है, अगर टेबल हम 0 से लेते हैं तो AR MR दोनों इंक्रीज होते हैं। MR रैपिडली इंक्रीज होता है इसलिए AR से ऊपर रहेगा, और TR जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। इसके बाद जब MR डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव है बट डिक्लाइन कर रहा है, MR पॉजिटिव है बट डिक्लाइन कर रहा है, तो वहां TR डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। MR 0 हो गया वहां TR मैक्सिमम है। MR जब नेगेटिव हो गया तो TR डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स आएगा या डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर्व शेप के अंदर भी इसको ले सकते हैं। अब देखिए क्या क्या रिलेशन हम यहां से TR और MR में फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए हमने लिया MR और यहां TR। अब पहला हमने लिया, अगर MR इंक्रीज हो रहा है तो TR इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। फर्स्ट ये, अगर MR डिक्लाइन हो रहा है बट पॉजिटिव है तो TR इंक्रीजिंग होगा बट डिमिनिशिंग रेट से। इसके बाद जब MR 0 हो गया तो TR जो है वो मैक्सिमम होता है। MR अगर नेगेटिव हो जाता है तो TR डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से MR और TR के जो रिलेशन है, जो संबंध है, उनको इन साइन से इस तरीके से भी समझा जा सकता है। अब देखिए AR और MR का अगर हम रिलेशन देखें तो TR के साथ तो देखा ही था, अगर अलग से और देखें हम तो यहां क्वांटिटी सोल्ड, ये AR, ये MR, ये AR है मान लीजिए, ये MR है। अब देखिए स्टार्टिंग में AR MR दोनों इंक्रीज होते हैं। MR रैपिडली इंक्रीज होगा, AR से ऊपर रहेगा इस कंडीशन में। इसके बाद AR के टॉप पर MR इंटरसेक्ट करता है। इट मींस AR और MR बराबर होते हैं कहां पर, जहां AR मैक्सिमम हो। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि AR इक्वल्स टू MR कब होता है, जब AR अपने मैक्सिमम पर होता है।
इसके बाद जब डिक्लाइन करते हैं तो एम आर ए आर दोनों डिक्लाइन करते हैं। एम आर रैपिडली डिक्लाइन करता है और लेस देन ए आर होता है। इट मीन्स एम आर में मार्जिनल रेवेन्यू में जो चेंजेस होंगे वो एवरेज रेवेन्यू की बजाय ज्यादा होते हैं, उसकी रेट ज्यादा रहती है, चाहे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो और चाहे डिमिनिशिंग ट्रेंड हो। तो इस तरीके से हम ए आर एम आर के जो रिलेशन है वो भी यहां देख सकते हैं। और इसको भी अगर एक टेबल से हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि शुरू में जब ए आर इंक्रीज होता है, ये रहा ए आर इंक्रीज हो रहा है, तो एम आर भी इंक्रीज होता है ए आर की बजाय ज्यादा। इसके बाद जब ए आर मैक्सिमम है तो वहां ए आर और एम आर बराबर हो जाते हैं। जब ए आर डिक्लाइन करता है तो जो एम आर है इसकी डिक्लाइन करने की रेट भी ज्यादा होती है। तो एम आर में जो चेंजेस है वो ए आर से ज्यादा होते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो और चाहे डिमिनिशिंग ट्रेंड हो। इसके बाद देखिए डिफरेंट मार्केट्स के अंदर ए आर और एम आर कर्व कैसे होंगे। यहां एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि ए आर को ही डिमांड कर्व भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू जो एक प्रोड्यूसर का फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कंज्यूमर का डिमांड कर्व भी होता है, क्योंकि ए आर इक्वल्स टू प्राइस होता है। तो प्राइस लाइन जो है वही डिमांड कर्व भी होती है। अब डिफरेंट मार्केट्स में पहला मैंने लिया परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म वो स्मॉल यूनिट होती है। इंडस्ट्री में मार्केट में काफी सारी फर्म्स होती हैं, फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन को हम मार्केट फॉर्म्स वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। अभी हमें यह पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 4 5 6, यहां प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होते हैं। मैंने कहा प्राइस कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में, मान लो 10-10। टीआर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, इस तरह से। ये लीजिए एमआर क्या होता है? डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू, टोटल रेवेन्यू में चेंज और क्वांटिटी में चेंज। तो क्वांटिटी में चेंज तो 1 ही है, टीआर में चेंज कितना है? 10 से 20 डिवाइड बाई 1, 20 से 30, 10 का चेंज डिवाइड बाई 1। तो इस तरह से अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या रिजल्ट सामने आए। टीआर इंक्रीज होता है बट कांस्टेंट रेट से, और एआर इक्वल्स टू एमआर होता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम अगर हम बनाएं तो इस तरह का डायग्राम बनता है। क्वांटिटी सोल्ड, टीआर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा ऐसा, और एआर एमआर बनाएं क्वांटिटी सोल्ड यहां, तो ऐसा बनता है एआर इक्वल्स टू एमआर। इसको प्राइस भी लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं, प्राइस कांस्टेंट होता है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, कोई भी मार्केट हो और यही डिमांड कर्व है। तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। प्रोडक्शन क्वांटिटी चाहे जितना इंक्रीज या डिक्रीज करो, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह का डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में बनता है। अब इसके बाद हम सेकंड मार्केट लेते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है, और अगर सेलर या फर्म एक से ज्यादा है तो मिलकर कार्टेल बना लेती है। मोनोपोली भी हम डिटेल में आगे करेंगे, मार्केट जो चैप्टर करेंगे उसमें। यहां देखिए क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 4 5 6, यहां प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, टीआर और एमआर।
अब देखिए इसमें किस तरीके से चलेगा। मान लीजिए ट्वेंटी 18 16 14 या इसको और इजी कर लेते हैं। मान लीजिए 12 10 8 6 4 और 2। मोनोपोली में प्राइस डिक्लाइन होता है। अगर एक फर्म ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहती है तो तभी कर सकती है जब उसी रेशियो में प्राइस कम करे, क्योंकि डिमांड कर्व जिसमें इनइलास्टिक होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। टीआर क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 1 इंटू 12, 2 इंटू 10, 3 इंटू 8, इस तरह से। अब देखिए एमआर टीआर का चेंज 8, ये हो गया 4, ये 0, ये हो गया -4, ये -8। अब देखो प्राइस में एआर में डिक्लाइन है 2 यूनिट्स का और एमआर में 4 यूनिट्स का, तो इट मींस एमआर में चेंजेज एआर से ज्यादा होते हैं, या हम कह सकते हैं जस्ट डबल होते हैं। टीआर इंक्रीज होता है पहले डिमिनिशिंग रेट से, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्लाइन, जो भी हमने प्रीवियस टेबल में जो ट्रेंड देखा था वही ट्रेंड, जो इनिशियल ट्रेंड देखा था। अब इसमें अगर हम एआर एमआर बनाएं तो इस तरह का बनता है, ये एआर ये एमआर, इस तरह का बनता है। एआर ही डिमांड कर्व होता है, तो डाउनवर्ड स्लोप का डिमांड कर्व होता है और इनइलास्टिक डिमांड कर्व होता है। अब अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले लें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस तरह का बनेगा कि एआर और एमआर में जो चेंजेस है कंपैरेटिवली कम होते हैं। जैसे पहले हमने 2 का चेंज लिया था, यहां 1 का ले लो। इलेवन 10 9 8 और 7। पहले हमने 2 का चेंज लिया था, 12 10, अब 1 का चेंज ले लिया, तो टीआर क्या हुआ? 1 इंटू 12 22 30 36 40 और 42। एमआर हमने लिया 12 से 22 का चेंज, 22 तो चेंज हो गया 10 का, 8 का चेंज, 6 का चेंज, 4 का चेंज, 2 का चेंज, और जब आगे अगर हम इसको और चलते हैं, मान लीजिए ये 6, तो ये हो गया 0 का चेंज। 1 यूनिट और ले लेते हैं इस ट्रेंड को समझने के लिए, तो ये हो गया -2। अब देखिए एआर डिक्लाइन हो रहा है, एमआर भी डिक्लाइन हो रहा है। एआर 1 यूनिट से डिक्लाइन हो रहा है, एमआर 2 से, तो एमआर की जो चेंज की रेट है वो एआर से जस्ट डबल है। अब अगर इसको हम बनाएं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के लिए, तो इस तरह का बन सकता है। इसमें चेंजेस 1 के थे और मोनोपोली के अंदर 2 के थे, तो ये मोर इलास्टिक बनता है। इस तरह का एआर और इस तरह का एमआर बनता है। ये डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता है, ये धीरे धीरे डाउनवर्ड आ रहा है और मोनोपोली में रैपिडली डिक्लाइन हुआ था। अब एक छोटा सा अगर डायग्राम और बनाना चाहें हम यहाँ कि भाई डिफरेंट मार्केट्स में डिमांड कर्व को एक ही डायग्राम में शो करना हो, तो देखिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। डिमांड कर्व यानी एआर, क्वांटिटी सोल्ड। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा डिमांड कर्व था,
हॉरिजेंटल परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोली में इस तरह का डिमांड कर्व था, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक। और मोनोपोलिस्टिक में ऐसा डिमांड कर्व होता है मोर इलास्टिक। इट मीन्स इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, इसमें ग्रेटर देन 1 है और इसमें इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है। तो तीनों मार्केट के डिमांड कर्व एक साथ भी बनाए जा सकते हैं। एक रिलेशन और है, कोई भी मार्केट हो चाहे समेंशन एम आर, अगर एम आर का योग कर दें, टोटल कर दें तो टी आर आ जाता है। और अगर इसको डायग्राम से शो करना हो तो मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन मैंने लिया, ये डिमांड कर्व था, उसमें ए आर इक्वल्स टू एम आर, हमें एम आर से मतलब है यहां, तो एम आर के नीचे वाला जो ये पार्ट है मान लीजिए सारा, इसका अगर समेंशन कर दें तो ये टी आर हो जाता है। अब अगर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लेते हैं और ऐसा डिमांड कर्व मान लीजिए बनाया मैंने, ए आर एम आर बनाया, ये ए आर था डिमांड कर्व और ये एम आर था, तो एम आर कर्व का ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका अगर समेंशन कर दें तो ये टी आर हो जाता है, टोटल रेवेन्यू हो जाती है। इस तरीके से इस चैप्टर में हमने रेवेन्यू कर्व्स के बेसिक्स की स्टडी की। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन समय पर आपको मिल जाए। थैंक यू।